नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह से स्थिर बना हुआ है, हमारी दिनचर्या काफी अस्त व्यस्त सी हो चली है और हम सब अपने अपने घरों में रहने को विवश है। ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है। रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपने कलाकर्म से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है और एक मानक स्थापित किया है। इस कड़ी में आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक का सफर, दिल्ली में एक लंबा अरसा रंगमंच में और फिर उसके बाद मुंबई में अपने अभिनय के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाए। आज हम मुलाकात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं श्री गजराज राव जी से। नमस्कार सर। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना काल में आप सुरक्षित होंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, भारतेंदु नाट्य अकादमी का आभारी हूँ कि मुझे आपने इस प्लेटफॉर्म पे जगह दी, मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला। लॉकडाउन तो मतलब अभी बहुत कुछ खुल चुका है मुंबई में, लोग छोटा मोटा काम हो रहा है, शूटिंग थोड़ी बहुत चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस शायद यहीं पर है, मुंबई में ही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा संभल कर चलें। सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, राजस्थान से निकल के आपका दिल्ली आना हुआ जब आपके पिताजी की नौकरी में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि वो भी रेलवे में है, और उस दौरान थिएटर की तरफ ज्यादा आपका रुझान था। और कुछ समय पहले आपके बहुत ही प्रिय मित्र भी रहे हैं श्री पीयूष मिश्रा जी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने अपनी यादों को ताजा करते हुए बताया कि 1990 का वो दौर था जब आपने पीयूष मिश्रा जी ने, मनोज वाजपेयी जी ने, एनके शर्मा जी ने मिलकर एक्ट वन ग्रुप जो कि दिल्ली में सक्रिय था, उसमें मिलकर आप लोगों ने बहुत उम्दा काम किया करीब 5 साल तक। 95 तक का समय था। कैसा समय था सर एक्ट वन में और किस तरीके के नाटक होते थे? कैसा थिएटर का समय था उस टाइम? मुझे लगता है कि हाँ, उसका जो मुख्य जो श्रेय जाता है उसका एनके, मनोज वाजपेयी और विजयराज जो हमारे साथ एक्टर थे और राइटर हैं, और निखिल वर्मा, ऐसे बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग हैं जो कि ड्रामा में, थिएटर में आगे नहीं उस तरह से रहे थे या जो स्टेज पे नहीं भी आते थे। तो ये शुरुआत उन लोगों ने की। ये अरुण कालरा, अतुल कुमार, ये सब तमाम लोग थे जिन्होंने एक्ट वन की शुरुआत की। और उसमें भी ये था कि ये एमेचर ग्रुप था, कुछ एक आध प्ले करेंगे और खत्म हो जाएगा, कुछ एक दुर्गा पूजा में कुछ शो था, शायद इस तरह की कुछ बात हुई थी। और अगर हाँ, मरसिया नाटक का नाम था, मरसिया। तो उस और दूसरा नाटक हुआ था इमीडिएटली बाद में, नेटुआ। मरसिया और नेटुआ, ये दो नाटक हम लोगों ने शुरुआत में किए। और उसमें ऐसे ही था कि हाँ, मैं अजय चौहान, एक हमारे मित्र, वो उससे जुड़े और उन्होंने बोला कि भाई एक ग्रुप बना है और एक प्ले कर रहे हैं तो, और पैसे मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट था कि कुछ 500-800 रुपए की बात हुई थी पर शो। तो ऐसे 2-3 शो होंगे। और आपको मालूम है कि थिएटर में कितनी दिक्कतें रहती है, हिंदी थिएटर में पैसों की किल्लत होती है। तो मुझे लगा हाँ, ये कर लेना चाहिए। तो पैसे तो कभी नहीं मिले, लेकिन 10-15 दिन में ही ऐसा कुछ हो गया सौरभ, की वो ऐसा लगा कि जैसे कुछ पिछले जन्म का नाता रहा इन तमाम लोगों से। और वो मेरे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है एक्ट वन। और उसके बाद एक आध साल बाद पीयूष मिश्रा
ने ज्वाइन किया, फिर उसके कुछ समय बाद आशीष विद्यार्थी आ गए। तो ऐसे थोड़ा कारवां थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया। और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे नाटक थे वो ऐसा नहीं होता था कि लाइब्रेरी से किताब उठाई और चलो नाटक कर लेते हैं। हम लोग जो एनके, खासतौर पे एनके कुशरे जाना चाहिए, एनके शर्मा जिनको हम पंडित जी बोलते हैं, तो वो कहानियां चुनते थे, नॉवेल्स चुन के उसको अडेप्ट करना। जैसे नेटुआ जो कहानी थी, वो रतन वर्मा एक लेखक हैं, उनकी एक कहानी थी, तो जिसको मनोज वाजपेयी, अनीश, विजय, 5-6 लोगों ने मिल के उसका नाटक बनाया। तो वो इस वजह से क्या हो रहा था कि बड़े रेलेवेंट नाटक हो रहे थे, मतलब जो समसामयिक जिसको बोलते हैं ना, वैसे नाटक हो रहे थे, जो कि दर्शकों के लिए ऐसा नहीं था कि ये कुछ एक क्लासिक देखने जा रहे हैं। क्लासिक से मुझे ऐतराज नहीं है, मुझे बड़े पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई नाटक लिखा हुआ जिसको खाली एकेडमिक नॉलेज के लिए देखने जाना है। तो बड़ा कॉन्टेम्परेरी होता था। और नाटकों की हमारी टिकट सेल्स बहुत होती थी, लोग आसपास के शहरों से हमारे नाटक देखने आते थे। जब शहर हमारा सोता है हाउसफुल गया हमारा, मतलब शायद 1 या 2 साल बाद हमने किया था। तो बड़ा रोमांचक है यार वो, मतलब वो उससे जुड़ी हुई यादें, एक्ट 1 के तमाम दोस्त आज भी हमारी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में है। तो वो इस समय को याद करके, क्योंकि मेरी पीयूष सर से बात हो रही थी, वो भी बहुत, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में वो चमक दिखी थी जिस समय वो एक्ट 1 के बारे में बात कर रहे थे, और वो भी बताते हैं कि उनका वो गोल्डन टाइम चल रहा था। सर, आपने जैसे बात की कि वो एक एमेचर ग्रुप था, एमेचर ग्रुप में खासकर होता क्या है कि जितने भी लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कुछ अपने अपने काम वो कर रहे हैं, और शाम को वो लोग अपना समय निकालते हैं थिएटर के लिए। लेकिन एमेचर सिर्फ नाम के लिए है, वो अपने काम की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जी जी, सर, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपके। यस यस सर, मुझे इस समय आपकी एक बात याद आ रही है कि आप थिएटर करने के साथ साथ आपने ये भी तय किया था कि मैं घर से पैसे नहीं लूंगा। तो कितना मुश्किल होता था, पैसे वगैरह कैसे मैनेज होते थे, क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं था उस समय। यार मैं बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर जो थे वो किसी तरह से हमारा घर बार चलता था, और खाने पीने में कोई कमी नहीं थी, कि खाना वाना या स्कूल की वर्दी और वो सब में कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन जो खर्चे बहुत होते थे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में, कोई बीमार हो रहा है रिश्तेदार, कोई शादियां हो रही हैं, और पिताजी बड़े थे ससुराल में भी और मायके में भी, उस तरह से अपने अपने घर में भी। तो उस लिहाज से वो जिम्मेदारियां कुछ वो ले लेते थे और कुछ आ जाती थी उनकी वजह से। तो मैंने शुरू से देखा, जैसे नाना जी का कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, बहुत साल तक मैं बच्चा था उस वक्त, तो कर्जा हमेशा रहता था। तो वो मुझे लगता है कि कहीं पे मुझे स्वतः ये चीज मुझे थी, समझ थी कि मुझे इनसे पैसे नहीं लेने हैं। मैं मतलब मुझे बड़ा गिल्ट होता था, और मैं अपने जो मेरी जरूरतें थी किताबों की या कपड़ों की, वो मैं उसके लिए छोटा मोटा काम करता था। और फिर उसके बाद जब ये देखा कि पिताजी को जरूरत है, तो उसके लिए भी मुझे लगता था कि हाँ, जो भी धन हो तो मैं उनको दे पाऊं, जितना भी दे पाऊं। तो रुपए की जो कीमत है, या जो पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी शायद मुझे बहुत पहले से समझ थी। तो फिजूल खर्ची नहीं थी जिंदगी में, शाह खर्ची नहीं थी बहुत। तो जब मैं थिएटर कर रहा था, तो वो जो मतलब फुल टाइम काम वाम छोड़ के और थिएटर करना जब शुरू किया उस तरह से, तो ये लगा कि अब इसके साथ साथ क्या कर सकता हूँ मैं। तो पार्ट टाइम कुछ अखबार में लिख लिया, तो वो था। लेकिन वो एक पूरा वक्फा था, शायद कह सकता हूँ 2-3 साल का, कि जब मेरी कोई कमाई नहीं थी, वह बहुत हैंड टू माउथ था, और घर वालों से पैसे जाहिर सी बातें नहीं लेता था। लेकिन मेरे जो एक्ट 1 में दोस्त थे, वो बड़े दरिया दिल लोग थे ज्यादातर, जो और सक्षम परिवारों से थे, जहां पर धनी लोग थे। अच्छा। धनाढ्य नहीं थे, लेकिन मुझसे अच्छी स्थिति में थे। सुजीत सरकार कहिए, या शेफाली कहिए, या अरुण कालरा, या अतुल कुमार, ये तमाम लोग थे, अच्छी स्थिति में थे। और जब जरूरत होती थी तो वो
खुद से पैसे जेब में डाल देते थे इनके। तो ये मुझे लगता है कि वो बड़ा बड़ा कमाल का एक एनवायरनमेंट बना हुआ था, और मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसा महसूस किया था कि लोग दूसरों की तकलीफों को इस तरह से समझ के हेल्प कर सकते हैं। सर ये जो एक्ट वन ग्रुप था, क्योंकि मेरी ये भी कुछ दिन पहले जब पीयूष सर से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उनका खत्म होने के बाद उन्होंने एक्ट वन ग्रुप ज्वाइन किया था, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहते हुए उन्होंने बिल्कुल भी एज एन एक्टर कुछ पढ़ाई नहीं की थी। पढ़ाई लिखाई में उनका भी बिल्कुल भी लाइक ये बोले कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक्ट वन ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ऐसा बताया कि इतना वो पढ़ाई का भी माहौल था। एनके शर्मा जी आप लोगों से भी बोलते थे कि अच्छा एक्टर बनना है तो पढ़ने की भी बहुत आवश्यकता है। हालांकि आप पढ़ाई से भागते हुए आ रहे थे, क्या वहां पर रहकर देखने का कुछ मौका मिला चीजें और समझने का? नहीं, पढ़ाई से भागने का वैसा सौरभ उस तरह से नहीं रहा, लेकिन मेरे पास वो सुविधाएं नहीं थी कि जहां पर मैं डॉक्टर बन सकूं या इंजीनियर बन सकूं या एनडीए में जा सकूं। तो मेरे लिए हमेशा ये घर के खर्च में हाथ बटाना और अपने चीजों पे ध्यान देना, अपने भविष्य पे ध्यान देना, इन दोनों के बीच से मैं चल रहा था। लेकिन मुझे लिटरेचर का शौक था। सोवियत कल्चर हाउस था वहां पे, मंडी हाउस के नजदीक। तो वहां पे अनुवादित किताबें बहुत होती थी, चेखव और पुष्किन की। वो मैं पी चुका था। और जो कह सकते हैं ना कि थिएटर में कुछ सीनियर मिले जिन्होंने मुझे, किसी ने परसाई जी पकड़ा दिए, किसी ने मंटो पकड़ा दिया। वो मुझे लगता है कि उन 6-7 साल 8 साल में मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, और हिंदी के अलावा ये साहित्य अकादमी की जो लाइब्रेरी है वहां पर, रविंद्र सदन, दूसरी भाषाओं के अनुवाद, बंगला भाषा की कहानियां या मलयालम भाषा की कहानियां, उनके अनुवाद जो मिले, वो मेरे लिए गजब था एक्सपीरियंस। और एक्ट वन में तो फिर वो हो ही गया कि एनके और बाकी सब लोग, मतलब ऐसा नहीं था कि खाली हम लोग क्या बोलते मनमौजी लोग थे खाली। तो ये सबसे अच्छी बात ये थी कि जो भी 10-15 लोग साथ में होते थे वो एक दूसरे के जीवन से जुड़े हुए थे और कोशिश करते थे कि दूसरे के जीवन को छू पाएं। और उसमें ये किताबें आ जाती थी, सजेस्ट करते थे। जैसे मुझे याद है कि मनोज लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट लेता था, मनोज वाजपेयी, वो पढ़ता था। मतलब कि ऐसे कई बार ऐसे भी लोग आए जो कि जिनका किताबें पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन उस माहौल को देखकर वो लोग भी इंटरेस्टेड हुए। और इनके बहुत ही अच्छे कोच थे, बहुत अच्छे मेंटोर थे। और जैसे इनके की वजह से मैंने बहुत सारे अंग्रेजी के नॉवेल, अंग्रेजी के नाटक पढ़े, क्योंकि मैं उनसे बचता था, अंग्रेजी मेरी जबान नहीं है। लेकिन एनके ने जो मोटिवेट किया, उस तरह से प्रेरित किया, तो फिर कई जो किताबें एनके अपने घर से लेकर आ जाते थे और पकड़ाते थे कि गज्जू ये पढ़ ले, ये बड़ी अच्छी कहानी है, या ये अच्छा नॉवल है, ये नॉन फिक्शन है। तो फिर वहां पर कह सकते हैं कि एनके की वजह से मैंने फिक्शन भी पढ़ा और नॉन फिक्शन भी पढ़ा। तो जो आदत अब तक मेरे साथ है। तो सर वहां से निकलने के बाद क्या उस समय तक आपको एज एन एक्टर ऐसा फील हुआ था क्या कि मैंने कुछ अपनी एक्टिंग के लिए कुछ अपना कुछ क्राफ्ट सीख लिया है? हर एक्टर का अपना एक मेथड होता है, एक अप्रोच होता है टुवर्ड्स एक्टिंग। आपने क्योंकि थिएटर में भी उतना ही काम किया, और आपने फिर 94 में अगर हम लोग बात करें, आपका वो पहली फिल्म थी जब आपने फिर फिल्म में अपना डेब्यू किया, फिर उसके बाद आपका फिल्मी सफर भी शुरू हो गया। क्या क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट आपको समझ में आती है? क्योंकि क्या दोनों में समानताएं क्या है या डिफरेंस क्या है? पहली चीज तो ये कि मुझे जहां तक याद है, ऐसा जब एक्ट वन की शुरुआत हुई, और उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूं, मुझे नाटक सीखना है। ये दिमाग में शायद बात नहीं थी, क्राफ्ट सीखना है उसकी बात नहीं थी। क्योंकि हम लोग दोस्त थे, एक बड़ा खिलंदड़ पना था, और मतलब कुछ उस तरह का डिसिप्लिन नहीं था, जैसे कि सुबह 9 बजे आ गए और अब किताबें पढ़ रहे हैं। और तो क्या होता था कि
गप्पे होती थी बहुत सारी, हम्म। जीवन से जुड़ी हुई, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली, और उसके बीच में हम लोग नाटक करते थे। सुबह से लेकर शाम तक रिहर्सल हो रही है, कई बार 4-4 घंटे की रिहर्सल हो रही है। सिनेमा हम लोग साथ जाते थे, 15-20 लोग एक साथ। वाह। दिल्ली में रीगल, रिवोली या चाणक्य सिनेमा हॉल चले गए, तो हम्म। 15-20-25 लोग साथ में जा रहे हैं, या कोई नाटक कहीं हो रहा है किसी दूसरे ग्रुप का, या एनएसडी का कोई मंचन है स्टूडेंट्स का या रेपेट्री का, तो 10-15-20 लोग तो जाना बड़ा आम सी बात थी हमारी। तो उसमें मतलब अब जाके कुछ सालों के बाद जाके ऐसा लगा, और जैसे मैं शुरू में चाहता था कि एनएसडी में मुझे एडमिशन मिले, हाँ हाँ हाँ। लेकिन या हो सकता है कि मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं रही होगी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं हूं, शायद मैंने उसको उतना सीरियसली शायद ना लिया हो। तो लेकिन मैं आखिरी जो होता है ना, रिटन एग्जाम वगैरह सब पास हो गया था, जो ओरल इंटरव्यू होता उसमें मैं थोड़ा नासमझी कर बैठा वहां पे। उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरह के नाटक आपको पसंद है, मोहन राकेश के या बाकी नाम विजय तेंदुलकर के। धर्मवीर भारती, तो हाँ। जी, तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि नाटक बहुत अच्छे हैं, हम्म। लेकिन अगर ऑडियंस को लेकर आना है प्रेक्षागृह में, थिएटर में, तो वो आज के नाटक होने चाहिए, और हाँ। उसमें मनोरंजन होना चाहिए, उसमें नई ऑडियंस नहीं तो नहीं आ पाएगी वही। और ये भाषा, ये सारे शब्द वो जो थे मेरे अपने भी नहीं थे। मुझे लगता है कि मैं रंजीत भाई के साथ प्लेस किए थे उस दौरान, रंजीत रंजीत कपूर। कपूर साहब, जी तो जी। उनसे मैं बड़ा प्रभावित रहता था। तो उनका एक नाटक हुआ था चेखों की उसी दुनिया। दौरान। चेखों की दुनिया। नहीं, चेखव की दुनिया तो बाद में हुआ था। एक कौवा चले हंस की चाल, एक नाटक किया था उन्होंने, अच्छा अच्छा। जो जो सौरभ, मेरे लिए भी नई चीज थी, मैंने कभी सुना नहीं था, और क्योंकि गूगल और इस सब का जमाना नहीं था, तो पता भी नहीं था कि दुनिया में ऐसा होता है। जी सर। सपर थिएटर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि लोग खाते पीते खा रहे हैं देखते हैं। और एक तरफ मंच है जहां पर लोग नाटक कर रहे हैं। तो प्योरिस्ट जो होंगे, जो कि बिलीव करते हैं कि नहीं, नाटक की एक अपनी एक विधा है, उसका एक सम्मान होना चाहिए, वो उसको रिजेक्ट हाँ। करेंगे। लेकिन रंजीत भाई का ये कहना था कि ये भाई, जब तक नई ऑडियंस नहीं आएगी तो नया रक्त संचार नहीं होगा थिएटर में, और वो बहुत जरूरी है। तो वो समय के साथ चेंज करना चाहिए, हर क्रिएटिव आदमी को, हर क्रिएटिव विधा में नई चीजें आनी चाहिए। वो उसका बड़ा सम्मान करते थे रंजीत भाई। हम्म। तो और वो बड़े सक्सेसफुल हुए थे नाटक, जबकि मैं भी संकोच में था कि कैसे होगा। लेकिन उसके 3-4 शोज हुए थे दिल्ली में। थोड़ा सा अड़चन आती है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वेटर खाना दे रहा है, ओपन एयर में कहीं पे हरी भरतिया जो हैं उनके बंगले में कहीं पे लॉन पे हुआ था वो नाटक, और बहुत सारी ऑडियंस, लेकिन अच्छा लुत्फ आया था उसका। हम्म। पैसा मिला, पहली बार नाटक करने का पैसा मिला था, अच्छा। कुछ 2-2,500 रुपए या ऐसा कुछ। ये अरे वाह। प्राइम टाइम जो ग्रुप है, सीता रैना और ललित दुबे, यस उनका यस। ग्रुप, ये दिल्ली में बड़े अंग्रेजी नाटक करते थे ये लोग। हम्म। तो मैं उसके कुछ महीनों बाद ये मेरा एनएसडी का इंटरव्यू हुआ था, और उसमें मैंने बोला कि ऑडियंस को लाने के लिए ऐसा हो। तो उन्होंने बोला कि आपको कौन सा नाटक आपको लगता है कि होना चाहिए ऐसा। तो बड़े हम्म। सीनियर थे ये, बहुत ही गुरु गंभीर, और बहुत जिनको मतलब जिनके नाटक में देख चुका था, और वो सारे 5-6 लोग थे यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैंने बोला जैसे कौवा चले हंस की चाल, जो, तो उनके सबके चेहरे उतर गए। उनको लगा कि ये तो बड़ा नालायक किस्म का लड़का है, और ये कैसी बातें कर रहा है। हाँ, बहुत नहीं, मुझे शायद मेरा मेरे मेरे मुझे पैनल बाहर में लोग नाटक होते का, हैं सर, वो पैनल में कई तरह हाँ, के कई बहुत तरह के, बड़े और बड़े वो लोग। मुझे, उसमें कई लोग थे जो मुझे शायद पसंद भी करते थे कि उन्होंने मेरे नाटक देखे हुए। बच्चा सा था मैं, और लेकिन मैंने बड़े जोश से ये बात बोली। मुझे बाद में इस बात का आभास होता है कि नहीं, नाटक वैसे भी नाटक होने चाहिए और ऐसे भी नाटक होने चाहिए। इससे और जो था ना, एक शायद 22-23 साल का नौजवान कितने जोश में बोल सकता है कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे तो दुनिया बदल दूंगा मैं। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब जाइए। और बाद में मुझे मालूम चला कि मुझे मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो उसका मुझे अफसोस हुआ। मैं रंजीत भाई के पास गया कि रंजीत भाई ऐसा हो गया, मैंने तो, आप ही तो बोलते थे कि नाटक ऐसा होना चाहिए। इन लोगों ने मुझे उस वजह से शायद नहीं स्वीकार किया। और वो खुद भी एनएसडी से ही। रंजीत भाई, जी हाँ, जी हाँ। एनएसडी से। तो उनको दुख हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं गजराज, तुम जो जिस तरह का काम कर रहे हो, हम्म। और तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
तुम यहाँ मेरे साथ काम कर रहे हो और एक्ट वन है बाहर और ये सब है। तो फिर जैसे ऐसे फैंटेसी हुआ कि कहीं यहाँ नहीं तो कहाँ जाएं, विदेश में चले जाएं कहीं पे, या एफटीआई में कोर्स एक्टिंग का नहीं होता उस वक्त, शायद नहीं था, फिल्म डायरेक्शन का कोर्स था। तो वो अफसोस रहा मुझे अभी तक है कि हर इंसान को जो भी ड्रामेटिक्स में आना चाहिए उसको किसी न किसी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए इंस्टीट्यूट में। उससे थोड़ा सा आप पॉलिश हो जाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि इंजेक्शन मिलता है आपको, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा आदमी थोड़ा पॉलिश हो जाता है। और वो हम लोग खुशकिस्मत थे कि एक्ट वन में रहते हुए हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना ज्यादा अच्छा काम हुआ उस दौरान कि बाद में जाके उसका असर हुआ, बाद में जो समझ पनपी। उस दौरान तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग कुछ क्राफ्ट सीख रहे हैं या कुछ हो रहा है। वो सब जीवन भी सीख रहे थे, नाटक भी सीख रहे थे, उसके साथ साथ जैसे ये तमाम लोग की, मनोज वाजपेयी जिनका अपना एक लंबा संघर्ष था, वो संभव ग्रुप में थे, वो आशीष जो एनएसडी से पास आउट होकर आए थे, तो वो उनके नाटक मैंने देखे थे कुछ, अनटचेबल या मुल्क राज आनंद का एक नाटक हुआ था, और एक कौन सा नाटक और हुआ था पारसी शैली में, रुस्तम सोहराब, रुस्तम सोहराब भैया कर्नाटक। हाँ, तो रुस्तम सोहराब हुआ था, और जिसको उनका नाम बोल रहा हूँ, बहुत वो हेमा सिंह, नहीं, एक बुजुर्ग थे, तो उस वक्त 80-90 साल के थे, वो आए थे, यूपी से आए थे, बड़ा ये नौटंकी शैली। और उर्मिल कुमार थपलियाल तो नहीं थे? नहीं। अरे यार, वो तो अभी इतने एजेड नहीं है। अरे यार, वो पारसी शैली के नाटक कर, मैं उनको मिला था, मैं उनको, वो पारसी शैली में ही नाटक करते हैं। हाँ, बड़े, और एकदम उनकी आवाज में जो लय थी और जो बोलने का अंदाज, क्योंकि उस तरीके के नाटक ही होते हैं वो, पारसी शैली के नाटक ही वैसे होते हैं। जी। तो वो साथ में ईर्ष्या भी होती थी कि जो स्कूल में नाटक देखे, और वो जो कॉस्ट्यूम्स और जो सुविधाएं जो मिलती हैं। लेकिन एक चीज ये हो रही थी बहुत अच्छी कि हम लोग एमेचर ग्रुप थे, एनएसडी के ही प्रांगण में हम लोग बैठा करते थे पूरा दिन। वहां पर एक नीम का पेड़ है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बिल्कुल बाहर, वो हमारा दफ्तर होता था। हम लोगों का, हम लोग वहीं सुबह से शाम तक, मतलब कहीं चले गए, बैग वैग बस्ते बस्ते वहीं छोड़ के जाते थे, किताबें छोड़ जाते थे, कोई नहीं लेता था। और जो स्कूल के अध्यापक थे ज्यादातर, और जो भी स्टूडेंट्स होते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के, कुछ ऐसा रहा कि बड़ा समन्वय था, बहुत भाईचारा जैसा था, और हमें कोई दुत्कारता नहीं था वहां से, इस वजह से कि वो हमारे नाटक देखते थे और उनको लगता था, क्योंकि और कोई ग्रुप शायद उधर नहीं बैठता था हमारे अलावा, हम लोग ही उधर स्कूल के बिल्कुल की एनएसडी की प्रॉपर्टी है, उसके सामने जाके पूरा दिन जमे हुए हैं। गर्मियों के दिन में हम अंदर स्कूल के अंदर चले जाते थे पानी पीने के लिए, ठंडा ठंडा फ्रिज लगा हुआ था वहां पे बड़ा। और वो ये जो छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वहां के जो चपरासी हैं या जो गार्ड हैं, वो हमें टोकते नहीं थे, उनको मालूम था कि ये बाहर के लोग हैं, स्कूल से इनका लेना देना नहीं है। और फिर उसके बाद जब पीयूष ने ग्रुप ज्वाइन किया, तो उसके बाद स्थिति और अच्छी हो गई कि पीयूष का अपना एक, पीयूष की इतना ज्यादा स्नेह है जो था स्कूल के विद्यार्थियों में। और तो एक जैसा होता है ना कि पीयूष के आने से एक ब्रिजिंग हुई और ज्यादा, कि हमें और मतलब अब जो कहीं लिबर्टी मिल गई। हाँ, मतलब, और हम लोग उस तरह से लिबर्टी लेते भी नहीं थे ना, कि मतलब कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, या हम लोग कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि किसी के लिए खेदजनक हो। हम लोग मैक्सिमम, मतलब एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि लाइब्रेरी में जाके बैठ गए, जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स को अलाउड होता। अब शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन पढ़ने का मन कर रहा है तो वहां गए। और जैसे बज्जू भाई राम गोपाल बजाज जी थे, तो वो बड़ा जो माहौल था वो बहुत ज्यादा हार्मनी वाला था और बहुत ही अच्छा था। तो जिसको कह सकते हैं कि हमने एनएसडी में तो एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन बाहर बैठे बैठे और उन लोगों की संगत में, और कहीं ना कहीं उसका इजाफा हुआ, कुछ ना कुछ चीजें मिली, और एक्ट वन में जो काम हो रहा था हमारा। सर, उस दौरान मैं अगर बात करूं, बहुत मैं तो मतलब मानता हूं, और दिग्गज एक्टर्स काम कर रहे थे। आप थे, पीयूष मिश्रा जी थे, मनोज वाजपेयी जी थे, आशीष विद्यार्थी जी थे,
उस समय जिस तरीके की अप्रोच है, जिस तरीके की एक्टिंग थी, और आज हम लोग इन सारे एक्टर्स के काम देखते हैं, वो काफी कुछ आपको सर, क्योंकि आपने उनके साथ जुड़कर और रहकर उस समय भी उनका काम देखा है थिएटर में, जिस समय चीजें बन रही थी और हम्म। आज आप काम देखते हैं, कितना हम्म। अंतर समझ में आता है सर अप्रोच टुवर्ड्स एक्टिंग में, या किसी भी कैरेक्टर को तैयार करने में, या जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है, या पूरा एक ओवरऑल जो तैयारी है, कितना डिफरेंस समझ में आता है उस समय में और आज के समय में सर, इन एक्टर्स को अगर आप देखते हैं? जैसे मनोज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया थिएटर हम्म, के दौरान। मैं मनोज से मैंने बहुत प्रेरणा ली कि किस तरह से, क्योंकि अगेन कोई फॉर्मूला नहीं था मेरे पास, या कोई ऐसा ऐसा टिप्स कि कोई बताए कि अच्छा ऐसे करना होता है, फिर ये करते हैं तो तुम एक्टिंग सीख जाओगे। तो जैसे टाइमिंग थी कह सकते हैं, या थोड़ा डायलॉग्स याद हो जाते थे, और वो उस चीज का थोड़ा बहुत कह सकता हूं कि फायदा हुआ कि आपको आपको 2 घंटे की प्ले में लाइनें ना भूलती हों, और ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, अब नहीं है। तो ये, लेकिन ये जो साथ में मनोज वाजपेयी को मैंने जो जिस जिस गंभीरता से वो किसी भी कैरेक्टर में घुस जाते थे, कि नेटुआ नाटक कर रहे हैं जिसमें लौंडा नाच होता है, और वो गांव के एक मजबूर इंसान का पात्र कर रहे हैं जो कि लौंडा नाच करता है बड़ी जाति के लोगों के घरों में, शादियों में, फंक्शन में। और जब उसकी खुद की शादी का प्लान वो करता है, तो जो ये बड़े लोग हैं, गांव के धनी लोग हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं इस बात को कि ये शादी करेगा साला, मतलब ये तो हमारा लौंडा नाच करने वाला है ये। और उस विडंबना की कहानी है वो। अच्छा। और किस तरह से मनोज ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, डांस की प्रैक्टिस की, डांस सीखा, और उसका जो जो एक 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 अग्रेशन था, जो उसका गुस्सा था कैरेक्टर का, वो उसको लेके चलता था थ्रू आउट रहता था उसके पास में। तो वो एक तरीके का कह सकते हैं कि एक्टिंग की शैली जो मुझे समझ में आई, कि मैं उसका मुकाबला तो मैं कभी कर नहीं पाया। 10-15% कहीं पे जब कोई इंपॉर्टेंट उस तरह का पात्र होता है जिसके अंदर बहुत गहन सोच विचार की जरूरत पड़ती है, तो मैं मनोज का एग्जाम्पल हमेशा सामने रखता हूं आज भी, कि भाई ऐसे करना चाहिए इसको, इस कैरेक्टर की जर्नी के लिए मुझे ये तैयारियां करनी है। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल देखा आशीष विद्यार्थी का। आशीष का जब मैंने पहली बार नाटक देखा था, अनटचेबल, स्कूल में शायद सेकेंड ईयर में देखा था, तो ओपन ईयर में हो रहा था वो, पीछे एक कैंटीन के पास, मेस के पास। और जब बाकी लोगों का डायलॉग सीन आते थे तो नॉर्मल होता था, लेकिन आशीष का जब डायलॉग आते थे तो ऐसा करना पड़ता था, बिल्कुल भी नाटकीय नहीं था। तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि यार ये मंच पे एक हो रहा है, और उसके लिए वो ये एक्टर को जरा भी चिंता नहीं है कि कौन मेरी आवाज सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। सुन पा रहा है, मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि वो मन में ही है उसके। और जब वो हमारे ग्रुप में आ गए, तो उसके बाद लगातार 3-4 नाटक किए हम लोगों ने साथ में, जब उनके मुंबई प्रस्थान से पहले होली। तो होली में बिल्कुल एकदम मतलब सधा हुआ, और वो मुझे लगता है कि मुझे उससे प्रेरणा मिली कि बहुत नाटकीय होने की जरूरत नहीं है, नाटक करने के लिए नाटकीयता की जरूरत नहीं होती है। तो वो एक चीज, और वो जो आखिर तक जब सिनेमा में भी बहुत सारे पार्ट किए आशीष ने, द्रोह काल या जिद्दी, तो उसमें भी उस चीज को उन्होंने अपनाया कि और फिर पीयूष का जो था कि वो म्यूजिक को लेके और संगीत और राइटिंग को लेके जो उनका पैशन था। तो मैं खैर संगीत में तो मेरी रुचि है, लेकिन मैं कभी बेसुरा हूं, तो मैं कभी उस तरह से कर नहीं पाया। लेकिन ये और बाकी तमाम जो लोग थे, तो वो एक अलग दुनिया थी वो सारा, वो एक अलग दुनिया थी। और उसमें ये था कि हमें पैसों की जरूरत होती थी, काम की जरूरत होती थी, लेकिन ऑप्शन बहुत कम थे।
ऑप्शन नहीं थे, और दिल्ली में रहते हुए कि अब मुंबई में बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे पार्ट मिलते थे। जो आज के एक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है हमारे उससे, और चाहे वो किसी ड्रामा स्कूल के हों या एमेचर थिएटर के हों, या जिन्होंने थिएटर नहीं भी किया, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। मैं जैसे सुमित व्यास हैं, वो नादिरा जी के साथ नाटक किया करते थे, और उनका एक तरीका है, क्राफ्ट है, उसको फॉलो करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नाटक नहीं किए हैं जीवन में, लेकिन वो बड़े जैसे जीतू है, जितेंद्र कुमार, उन्होंने आईआईटी में रहते हुए कुछ एक दो नाटक किए हैं जो होते हैं ना फंक्शंस में, लेकिन उस तरह से थिएटर ग्रुप का उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्राफ्ट बड़ा गजब है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम जो हमारी जनरेशन में पीड़ा रहती थी, बहुत ज्यादा पीड़ा के साथ हम लोग काम करते थे कि गुजारा कैसे चलेगा, क्या होगा। आज की जो जनरेशन है, आप लोगों की जो जनरेशन है, उनके पास ऑप्शंस हैं सर्वाइवल के, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे ओटीटी है, चाहे वॉइस ओवर है, या डब, जो तमिल तेलुगु में जो फिल्में होती हैं उनकी डबिंग जो होती है, उसके माध्यम से करना। तो मुझे लगता है, या ऐसा आपको क्या लगता है? मैं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। उस समय क्योंकि अब जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स खुले हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई हैं, चाहे वो डबिंग से लेकर ओटीटी से लेकर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन वो ट्रेनिंग की जो बात आपने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी ड्रामा स्कूल से हो या फिर किसी एमेचर ग्रुप से हो। तो ये वो ट्रेनिंग सर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टर्स बिफोर दे आर गोइंग फॉर द सिनेमा और कहीं पे भी। जैसे मुझे ये लॉकडाउन से पहले इनफैक्ट मैं कुछ एक वर्कशॉप या 3 महीने 4 महीने का कुछ ऐसे ही कोर्स की मैं सोचा, तो मुझे सजेस्ट भी किया था किसी ने। चेकोस्लोवाकिया में शायद कहीं कोर्स हो रहा था, अच्छा, अप्रैल मई में। तो मैंने प्लान किया था कि मैं 3 महीने के जाकर और वहां पर थोड़ा सा अनलर्न करूं या सीखूं कुछ। तो और उस सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। तो सर ठीक है, ये थिएटर का सफर बहुत अच्छा बीता आपका। उसके बाद 94 में जब पहली बार आपने फिल्म की तरफ रुख किया और वो बैंडिट क्वीन जैसी फिल्म बन रही थी और शेखर कपूर जी इसको बना रहे थे, एक इंसिडेंट है जहां पर वो शायद सर खुद आपके पास आके आपसे हेल्प मांगते हैं कि शायद वैसा वो सीन है जहाँ पर गांव वाले बैठे हुए हैं, इनको कैसे बैठाना है, ये सही से बैठे। तो वो कैसा इंसिडेंट है सर कि इतने बड़े डायरेक्टर आपके पास आते हैं और वो आप तो डर गए होंगे बिल्कुल। वो यार मैं नर्वस था बहुत उसमें, उसकी शूटिंग से पहले। और तिग्मांशु धुलिया जो थिएटर में सीनियर हैं, अगेन एनएसडी से हैं वो, और उस वक्त वो बैंडिट क्वीन की टीम का हिस्सा थे और असिस्ट कर रहे थे, और कास्टिंग उनकी द्वारा की गई थी। तो उन्होंने मेरे नाटक देखे थे, तो उनको मेरा काम ठीक लगा था, तो उन्होंने मुझे रोल दिलवाया। लेकिन जिस दिन शूटिंग थी उससे एक दिन पहले रात को बड़ा बेचैनी रही, और सुबह सुबह जब पहुंचा तो वहां पे वो 100-150 लोगों का क्रू और पूरा जो अपना वो खेत वाला सीन कुछ होने वाला था। मैं साइकिल पर हूँ और फूलन देवी को मैं रास्ता रोकता हूँ। तो वो मैं तो अच्छे डायरेक्टर की शायद पहचान ये होती है कि वो आए मेरे पास और मेरे कंधे पे हाथ रख के, और बड़े उन्होंने मुझे एहसास कराया कि भाई ये जितने लोग बहुत अफरा तफरी में घूम रहे हैं आसपास, ये सब तुम्हारे लिए हैं, ये तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम जैसा बोलोगे वैसा ये लोग करेंगे, और तुम्हें मतलब ये तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो यहाँ पर। इनडायरेक्टली उन्होंने वो एहसास कराया, बोला कि मतलब होता है ना कि चल जा, चढ़, तू कर लेगा तू। तो उन्होंने और उनके उस हौसला अफजाई से डेफिनेटली फर्क पड़ा, और वो सीन बड़ा अच्छा हुआ। और सीमा जी ने भी बहुत इनकरेज किया कि भाई ये परफॉर्मेंस है, और अलग, क्योंकि हम थिएटर से हैं ना, तो हमको लगा चीट करते हैं और किसी महिला को हमको पकड़ रहे हैं पीछे से, तो कहीं पे उसमें अभद्रता नहीं होनी चाहिए। तो वो सीमा जी बोलती कि नहीं, यहाँ पे चीट नहीं कर सकते आप, क्योंकि कैमरा सारा कैच करता है, और वो सारी तमाम चीजें हुई। तो मेरे लिए मेरी कॉन्फिडेंस आ गया मुझे कि मैं बहुत छोटा हूं उम्र में,
और ये आदमी तो मिस्टर इंडिया और मासूम और ये सब फिल्में कर ली हैं, और यहाँ पे अंग्रेज हैं और बीबीसी का प्रोडक्शन है। तो फिर उसके कुछ रोज बाद ये शूट था जिसके अंदर चौपाल मतलब पंचायत बैठी है, जिसमें बड़ी कास्ट के लोग और छोटी कास्ट के लोग, और वो सारा सेटअप ऐसे हुआ था कि एक तरफ ये लोग बैठे हैं, एक तरफ ये है, और फूलन की फैमिली बैठी है। और ऐसे शेखर जी ने 3-4 घंटे लाइटिंग वाइटिंग हो चुकी थी, और उन्होंने पूछा कि और बता कैसा लग रहा है, ऐसे ही होता है, तू तो गांव से है ना, तो ऐसे ही होता है क्या? तो मैंने कहा मैं सर गांव जाता रहता हूँ ना, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे एक लेवल पे कभी बैठने नहीं देते हैं, ये आयरनी है ये। तो बोले कैसे होता है? तो बोले कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है कि एक तरफ अगर ये जो ऊंची जाति के लोग बैठे हैं और फिर उसके थोड़ा सा गैप देके नीचे नीची जाति के लोग होंगे, उनकी जूतों की जगह भी अलग अलग होगी। तो उन्होंने तुरंत फिर टिशू को बुलाया कि यार ऐसे होता है क्या ये, ऐसा आर्ट डायरेक्टर को बुलाया। तो शायद उन लोगों को मुझसे कल पे भी होंगे वो लोग जो आर्ट टीम होगी उन लोग। तो लेकिन फिर रियलाइज किया 2-3, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से ही कर दिया उन्होंने तुरंत से 2-3 लोगों से पूछा, बोले हाँ ऐसे होता है। तो क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन है, किसी ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये शेखर जी की कह सकते हैं कि उनका विजन है, या उनको वो जो एक्सेप्टेंस है कि वो एक छोटे से अदने से एक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो सोचिए कि वो 2-4 घंटे लगा के जिसकी लाइटिंग हुई थी वो सीन चेंज हो गया फिर से, पूरा और बदल गया। हाँ। पूरा बदल गया। और मुझे बड़ा एकदम अंदर ही अंदर मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे यार तो सही है। क्योंकि थिएटर जब करते हुए आप अपने डायरेक्टर को या रंजीत भाई को कुछ सजेशन देते हैं और वो स्वीकार कर लिया है, तो आपको खुशी मिलती है, आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया। सर एक चीज में बहुत इंटरेस्टिंग आपके बारे में मैं स्टडी कर रहा था कि आपने गारमेंट शॉप में भी काम किया है, आपने एंकर्स के लिए स्क्रिप्ट लिखी है, आपने बहुत सारी एड फिल्म्स में एज एन असिस्टेंट भी काम किया है। एक बहुत बड़े ये प्रदीप सरकार जी हैं जिनके अंडर में आपने करीब 200-400 एड्स में आपने उनको असिस्ट भी किया है। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपकी खुद की कोड रेड नाम की अपनी एक कंपनी है जिसके थ्रू बहुत सारे एड्स बनाए जाते हैं, और खुद आपने आज तक 1000 के ऊपर एड्स डायरेक्ट किए हुए हैं। तो सर आपके सबसे पहले एड की मैं बात करूंगा जहां पर 4-5 महीने काम करने के बाद भी कोई काम नहीं आ रहा था, आपकी एड फिल्म की वो एजेंसी खुल चुकी थी, कोई काम नहीं आ रहा था। आपने राष्ट्रगान को लेकर एक एड बनाया था, और जिसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ आपका पहली बार एनकाउंटर हुआ उनकी आवाज के लिए। जी जी। क्या क्या था सर वो पूरा अनुभव? यार वो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि आपसे शोरील मांगी जाती है कि आपको किस किस बिना पर किस वजह से आपको काम दिया जाए। पैसा लगता है ना, क्लाइंट का खर्च होता है उसके अंदर। तो मैं जब असिस्टेंट था उस दौरान तो बहुत सारे लोग प्रलोभन देते हैं, बात करते हैं कि अरे तू तो बहुत अच्छा असिस्टेंट है, तुझे तो डायरेक्टर होना चाहिए। तो जब मैं डायरेक्टर बनने की कोशिश की तो वो तमाम लोग हट गए, पीछे चले गए। और तो जो भी वजह रही हो, तो ये 4-5 महीने हो चुके थे, और हमारे मित्र हैं मनीष भट्ट, रघु भट्ट एडवर्टाइजिंग में, तो उन्होंने ये कहानी हमको बताई कि भाई एक बुजुर्ग आदमी है और बारिश हो रही है और वो मोची है ना, और उसके आसपास 2-3 बच्चे और बैठे हैं, और बारिश होती है तो वो खड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रेडियो पे नेशनल एंथम बजता है, और उसको देख के बाकी बच्चे भी खड़े हो जाते हैं, और पब्लिक दौड़ हो रही है इधर उधर। तो फिर बाद में मालूम चलता है कि वो विकलांग है। तो ये थोड़ा सा इमोशनल उसमें था कि भाई आप जब एक विकलांग आदमी खड़ा हो सकता है राष्ट्रगान के सम्मान में, तो आप क्यों नहीं होते। ऐसी ये उस दौरान की बात है जब ये सिनेमा हॉल में शुरू नहीं हुआ था, तो उसी दौरान ये शुरू भी हुआ था। तो ये हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जितनी भी मेरे और मेरे पार्टनर के पास जितना रिसोर्सेज थे, थोड़े बहुत सेविंग थी, वो हमने उसमें लगा दी थी, खर्च कर दी थी, और बहुत सारा उधार लिया था हम लोगों ने, जो जो इक्विपमेंट्स और ये सब होते हैं। और बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, तो बन गया। और बनने के बाद उसमें अब ये हुआ कि इसको हम लोग शेयर कर रहे थे टीवी चैनल्स को, क्लाइंट्स को दिखा रहे थे। तो 2-2.5 मिनट की लंबी कहानी थी, तो लोगों को लग रहा था कि ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि बाजार जो बड़ा हावी होता है ना क्रिएटिविटी पर हमेशा। तो क्योंकि
स्पॉट्स जो है 20 सेकंड 30 सेकंड में बिकते हैं। बिल्कुल। तो उस बनाने के बाद भी तकरीबन 1-2 महीने तक परेशानी रही और हम लोग बड़े जूझ रहे थे कैसे करें। और फिर ये हुआ कि इसके अंदर वॉइस ओवर जो है वो अगर हम लोग बच्चन साहब से करवा लें तो उसका प्रभाव पड़ेगा। क्या है कि हमें कोई नहीं जानता, लेकिन महानायक हैं अमिताभ बच्चन, और शोरील बन जाएगी, शोरील अच्छी बन जाएगी एक। हाँ, और क्या है कि बच्चन साहब पारस पत्थर है, उनको छुएंगे तो हमारे काम को थोड़ा सा कुछ शाइन आ जाएगी, ऐसा कुछ आभास था और वही हुआ भी। और अलग अलग सूत्रों से हम लोगों ने उन तक पहुंचने की कोशिश की और किसी तरह से उन्होंने हमको 15 मिनट का टाइम दे दिया कि आप वैनिटी में आके हमें दिखाइए। तो हम लोग उनको सीडी लेके और लैपटॉप पे दिखाने के लिए लेकर गए। उन्होंने 10 मिनट भी नहीं लगाए, उन्होंने बोला तो अद्भुत है, ये तो बहुत अच्छा है, उनको काम बहुत पसंद आया, ये है अब बताइए इसको क्या करना है। तो उनको बताया कि सर ये इसका वॉइस ओवर जो है राष्ट्रगान के सम्मान में शर्म कैसी, राष्ट्रगान का सम्मान, देश का सम्मान, वो राष्ट्र का सम्मान, ये सब था। तो उन्होंने अगले 2-3 रोज में हमें टाइम दे दिया। कहीं पे वो डबिंग कर रहे थे किसी फिल्म की, वहां स्टूडियो में बुलाया उन्होंने, उसकी रिकॉर्डिंग की उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपने आप से। और सोचिए ना कि कितना उन्होंने ख्याल रखा इस बात का कि ये एक छोटा प्रोडक्शन हाउस है और नए लोग हैं और ये अलग से रिकॉर्डिंग स्टूडियो लेंगे तो इनका खर्चा हो जाएगा। तो किसी नामचीन प्रोड्यूसर का डबिंग चल रहा था और उसी में हमको उन्होंने आधा घंटा दे दिया। और वो जब बच्चन साहब की वॉइस के साथ हम लोगों ने शेयर किया 2-3 चैनल्स के साथ, तो सबसे पहले एनडीटीवी से जवाब आया। दिबांग उस वक्त थे वहां पर, और दिबांग की तरफ से आया कि भाई अब जल्दी से, दिबांग थे और हाँ राइट, तो वो जल्दी से अब ये सीडी अपना इसका डीवी भिजवाइए, उसमें छोटी कैसेट होती थी, वो भिजवाया गया। ये 13 अगस्त को हमने भेजा होगा, 12 या 13 अगस्त को, और 14 अगस्त को हमें लगा कि एक बार स्क्रीनिंग हो जाए। मतलब क्या होता है कि अब एडवर्टाइजिंग में आपने अपने से बना लिया लेकिन वो एयर नहीं हुआ या चला नहीं तो उसका फिर उतना प्रभाव नहीं होता। हमें लगा 1-2 बार चल जाएगी तो हम लोग बता पाएंगे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाके कि भाई हमने ये फिल्म बनाई है और इस चैनल पे रिलीज हुई है ये फिल्म। तो मालूम चला कि वो 14 अगस्त और 15 अगस्त को हर 10 मिनट में उन्होंने वो फिल्म एयर की, हर 10-15 मिनट में तो हो रही थी बार बार। बस हिंदी एनडीटीवी पे भी और अंग्रेजी पे भी। तो क्योंकि हमारे पास दोनों वॉइस ओवर थे, और फिर उसके बाद उसका इतना प्रभाव हुआ कि हमें अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही काम मिलना शुरू हो गया और थोड़ा बहुत रोजगार आना शुरू हो गया। तो आगे सर ऐसी भी योजना है कि फिल्म भी डायरेक्ट करने का सोच रहे हैं आप एज अ डायरेक्टर? हाँ, देखो मैं कई सालों से ख्याल है और स्क्रिप्ट पे काम करता रहता हूँ मैं, लेकिन कुछ बात जम नहीं रही है, तो होपफुली अगले साल तक कुछ हो जाएगा। और अभी क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अमेजन है, नेटफ्लिक्स है, सोनी लिव है, हॉटस्टार है, बहुत सारी जगह हैं जहां पर हम अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं और अगर ठीक लगे तो हमें मौका मिल सकता है। सर जितने भी तरह के आपने अभी तक कैरेक्टर्स किए हैं अलग अलग फिल्मों में, उसमें जिस अगर मैं अगर किसी भी कैरेक्टर की अगर ऐसे बात करूं तो उसमें बहुत ही डेप्थ दिखता है, या फिर जिस जिस रीजन का वो कैरेक्टर है उसके तरीके की बोलचाल या उसके तरीके की बॉडी लैंग्वेज, कैसी तैयारी रहती है सर किसी भी कैरेक्टर को पहले अटेम्प्ट करने के लिए, और कितना टाइम लेते हैं सर आप किसी भी कैरेक्टर को तैयार करने में? कितने पहले आपको स्क्रिप्ट चाहिए होती है, या कितना आपका सर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन अगर मैं बोलूं तो सर कितने दिन का होता है? मतलब 10-15 दिन, महीना, अगर डिपेंड करता है शूट और पार्ट कंफर्मेशन जो हुआ है उसमें कितने दिन का समय है। और आमतौर पे तो जो भी मैंने स्क्रिप्ट्स की हैं वो बड़े अच्छे से क्राफ्ट की हुई होती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें राइटर की तरफ से मिल जाती हैं, और फिर उसके बाद जो डायरेक्टर का विजन है वो किस तरह से चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कोई पात्र मैंने पढ़ा और वो फिर मैं अपनी उसके लिए अलग पगडंडी तैयार करूं। मुझे जो डायरेक्टर
किस तरह से बाकी कैरेक्टर्स को विजुलाइज कर रहे हैं और कैसी वो जर्नी देखना चाहते हैं, तो वो फिर उसके साथ कोलैबोरेट करके और उसके बाद फिर कहीं पे कुछ उसको कुछ रीजनल क्यू देना है या कुछ उसको विशेष उसका एक बोल चाल में कुछ उसका एक कुछ अलग अंदाज रखना है, उसके बाद डिसाइड करता हूँ। एक सर आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रही है स्पॉन्डिलाइटिस की, अब जिससे आप हम्म, सफर हम्म, कर रहे हैं, तो हम्म। सर क्या स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले ये सारी चीजें भी देखते हैं क्या, या ये कैरेक्टर की कितनी मूवमेंट है या किस तरीके का ये कैरेक्टर है, या उसके हिसाब से मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या आप अटेम्प्ट करने से पहले ये चीजों को भी देखते हैं क्या कि मेरी बॉडी पर बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट ना पड़े? मैं कोशिश तो ज्यादातर तो ये होती है कि मैं जब आमतौर पर तो बधाइयों से पहले इतने बड़े पार्ट मिलते नहीं थे, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि क्या है, और उसके अंदर मैं शेयर कर लेता था, पहले से ही बता देता था। और अभी भी मैं वही करता हूँ कि मैं अगर मुझे लगता है कि कुछ एक्शन फिल्म है या इस तरह के, जैसे ये बधाइयों में मैंने मेरे जो निर्देशक हैं अमित, उनको मैंने अनुरोध किया कि भाई मेरा स्पॉन्डिलाइटिस है और उसमें मैं डांस नहीं कर सकता हूँ या बहुत तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ना या वो सब मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर आप मतलब ऐसी जो ड्रॉबैक्स हैं या जो मेरे परेशानियां हैं उससे आपको तकलीफ तो नहीं होगी, हम्म। तो वो उनको लगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसी तरह से शुभ मंगल ज्यादा सावधान में जब मैंने पढ़ा और मुझे हितेश ने बड़ा डिस्क्राइब किया कि वो जो एक्शन सीन होगा, हम्म। अगर आपने फिल्म देखी हो हम्म। तो उसमें जो शंकर त्रिपाठी लाठी से पीटता है आयुष्मान के पात्र को, तो वो मुझे लगा कि 2-3 दिन की शूटिंग होगी, तो ये मैंने उनसे बड़ा विनम्रता से बोला कि ये मेरे लिए मुश्किल होगा। हम्म। हो सकता है मैं कर लूं, हो सकता है कि एग्जर्शन ज्यादा हो और तो मैं ना कर पाऊं, तो क्या करेंगे ये। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई कोई आप चिंता मत कीजिए, हम बॉडी डबल रखेंगे। और ऐसा ही हुआ। वो 2-3 दिन तक जब भी शूट था तो बॉडी डबल रखा गया था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। वो जो जितने भी सीन थे वो मैं कर पाया और उस वक्त मुझे उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये एक तो ये बहुत ही, क्योंकि डायरेक्टर जो मुझे नहीं जानते हैं या जिनसे मेरा उस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे हैं, तो उनको मेरा बताना बड़ा, मैं अपनी ईमानदारी समझता हूँ कि भाई सेट पे जाके उनके लिए सरप्राइज ना हो कि भाई हम्म। हम्म। मैंने तो सोचा था कि आप जंप करेंगे 6 फीट से, हम्म। और वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मौजूदा दौर में सर समय मिलता है क्या थिएटर जाके देखने का, क्योंकि थिएटर आपका शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा आप उसमें एक्टिव रहे, अभी मौका मिल पाता है क्या कि बाहर जाके प्लेस देख पाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब पसंद करता हूँ पृथ्वी और सेंट एंड्रयूज या इस तरह जहां पर भी नाटक हो रहे होते हैं। और जैसे अतुल कुमार ने डायरेक्ट किया है पिया बहरूपिया, बहुत अच्छा प्ले है सर, हाँ, पिया मतलब वो बहरूपिया। मैं 2-3 बार देख चुका हूँ वो नाटक। और नसीर भाई की जो नाटक होते हैं वो फादर। देख, और जी, तो वो सारे देखना पसंद करता हूँ। मकरंद के नाटक देखना पसंद करता हूँ, मानव कौल के नाटक देखना पसंद करता हूँ। तो या दिल्ली कभी गया 1-2 साल में और इस तरह का मौका लगा कि वहां पे कोई एनएसडी में रेपेट्री में या स्टूडेंट्स का कोई नाटक हो रहा है या बाहर किसी ग्रुप का नाटक हो रहा है, तो वो मैं कोशिश कर लेता हूँ। मैं मतलब इनफैक्ट अभी कल कल मैंने एक नाटक देखा, पहला एक्सपीरियंस था मेरा, ऑनलाइन परफॉर्मेंस हुई। अच्छा, हाँ तो ये नेशनल थिएटर पे देखा सर या फिर किसी और? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे दिल्ली में मेरे दोस्त हैं, अच्छा अच्छा। अरुण अरुण कुमार, अरुण कालरा और बाकी तमाम लोग। तो ये एक एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। नाटक का अपना एक मजा होता है यार। हम्म। नाटक का मैं कोशिश करता हूँ, मतलब अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता कि जैसे मैं लखनऊ में था बहुत समय के लिए, शूटिंग हम्म। कर रहा था पीछे, तो मेरा मेरा बड़ा मन था कि किसी तरह से जाके मैं कोई नाटक हो रहा हो तो देख लूं। या शुभ मंगल के दौरान बनारस में शूटिंग हो रही थी तो मैंने वहां पे कोशिश की, लेकिन हम्म। कोई प्ले हो नहीं रहा था उस वक्त। तो मुझे बड़ी बड़ा मतलब रोमांचक लगता है ये थिएटर में जाकर नाटक देखना।
लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, क्योंकि आपने बहुत सारा वर्ल्ड सिनेमा भी देखा है, इंडियन सिनेमा भी देखा है, मौजूदा दौर में सर कौन सा या कौन से, अगर बोलूं तो कौन से आपके पसंदीदा एक्टर्स रहे हैं जिनका काम आपको बहुत प्रभावित करता है, इसको देखकर आप बहुत सीखते हैं, हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी? इरफान मुझे बड़े इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर किया उन्होंने, जो भी अपना आखिरी फिल्म तक जो उन्होंने काम किया। नसीर भाई का जैसे अभी मैंडेट बंदिश में देख रहा हूँ, एक वेब शो है अमेजन पर, तो उनकी प्रेजेंस ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देती है कि मतलब आपको आप उनसे नजर हटती नहीं है आपकी। और एक मलयालम फिल्मों में एक एक्टर हैं फहाद फाजिल, आपको मौका लगे तो देखिएगा उनकी फिल्में, वो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं वो। और हॉलीवुड में बहुत सर, हॉलीवुड के कुछ एक्टर्स? डिकैप्रियो, लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो मुझे बड़ा अमेजिंग लगते हैं, वो कि वो पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और चीजों को बदलते हैं। मनोज वाजपेयी, तो उनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, जैसे अभी पीछे उनकी एक फिल्म आई थी, गली गुलियां फिल्म आई थी, वो देखिए आप। और उसके बाद वो जब कमर्शियल फिल्में करते हैं तो वो एकदम से चेंज हो जाते हैं, वो सेटअप में चले जाते हैं, सत्यमेव जयते में चले जाएंगे वो, है ना। और वो उधर उधर गली गुलियान है तो वैसा करेंगे वो। सर अब हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्चाधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल रंग समागम 2020 के बाबत आपके क्या विचार है सर? रमेश जी को मैं अभिवादन करना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, और रंगमंच से जुड़ी हुई चीजों को, रंगमंच से जुड़े हुए लोगों के का ये इस तरह का वार्तालाप हो, तो जो बाकी लोग जिन तक हम लोग नहीं पहुंच पाते, हमारी बातें नहीं पहुंच पाती हैं, उन तक ये बातें पहुंच पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।